हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के। आपकी दुनिया में चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस यही होते हैं, यही टॉपिक्स होते हैं। पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार जो है पॉलिटिकल साइंस में इन क्वेश्चंस को पढ़ रहा होता है। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोच के घबराएं कि एचटेट पीजीटी में आएंगे क्या, एचपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम में आएंगे क्या, यूजीसी नेट जेआरएफ में आएंगे क्या, या अदर स्टेट के जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स है वहाँ पे आएंगे कि नहीं। हर एक पेपर में इंडिया के तो मिलेंगे ही मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। किसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के, उसको हम बोलते हैं माइक्रोकोज्म इन एक्शन। हम बोलते हैं ग्रेनविले ऑस्टिन को। ग्रेनविले ऑस्टिन को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया में उसको रेफर किया गया है एज अ माइक्रोकोज्म इन एक्शन। क्या बोला गया है इसको? माइक्रोकोज्म इन एक्शन। उसके बाद आप ये बताओ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो इंडिया में है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिशन फॉर्मेशन और इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ इलेक्टोरल चॉइसेस ऑफ वोटर्स। तो ये चीज़ें तो जो है मतलब करेक्टराइज करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया को। मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, कोलिशन फॉर्मेशन होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे पार्टी है। कोलिशन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर किसी को मेजोरिटी में वोट ना मिले तो यहाँ पे जो है क्या होता है, गठबंधन वाली सरकार बनने लगती है। इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ द इलेक्टोरल चॉइसेस ऑफ द वोटर्स। इतनी सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इनमें से जो है लोगों के पास चॉइसेस भी होती है कि इलेक्शन में उनको किनको वोट देनी है। अब आप ये बताओ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है आज, उसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कौन सी नहीं है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अदर पार्टी हो, कुछ भी आ सकता है। स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती है इसमें, ये लोगों के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है सोशल एक्शन ग्रुप का। तो जो सोशल एक्शन ग्रुप है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर पार्टीजन ग्रुप्स। जो हमारा सोशल एक्शन ग्रुप है, जो समाज से रिलेटेड कोई एक्शन लेता है, वो वाला जो ग्रुप है दे आर पार्टीजन ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप्स होते हैं? पार्टीजन ग्रुप्स होते हैं। दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, इनको जो है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। सोशल एक्शन ग्रुप जो होते हैं दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर पार्टीजन ग्रुप्स एंड दे आर नॉन प्रोफेशनल फॉर्मेशंस। ये जो है ऐसे ग्रुप कुछ भी बन जाएगा तो वो नॉन प्रोफेशनल ग्रुप्स फॉर्मेशन कहलाएगा। अब बताओ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नहीं है इस सोशल एक्शन ग्रुप का, दे आर नॉन ऑटोनोमस ग्रुप्स। इनको जो है खुद से नहीं चलाया जाता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट जो है कहती है कि तुम कुछ कर लो, फिर वो करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टराइज द सोशल एक्शन ग्रुप। सोशल एक्शन ग्रुप जो होते हैं वो खुद ही बहुत एक्टिव होते हैं और गवर्नमेंट उनको बिल्कुल भी ये नहीं कहती है कि तुम ये करो वो करो। खुद से ही जो है एक्टिव होते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो लॉन्च कब हुआ था? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान, ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 12 मई 2020 को। उसके बाद हु कॉइन्ड द फेमस एक्रोनियम पोस्डो कॉर्ब। ये पोस्डो कॉर्ब जो है ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये बहुत पूछा जाता है। तो ये जो पोस्ट क्रोब है ना, पोस्ट कॉर्ब, ये जो है किसने ये टर्म जो है ये दिया था? तो गुलिक एंड उर्विक ने दिया था। किसने दिया था? ये गुलिक और उर्विक ने। गुलिक और उर्विक ने पोस्डो कॉर्ब जो है ये वाला टर्म जो है दिया था। उसके बाद आप ये बताओ कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 ये किसने लिखा था? ये लिखा था ओसबोर्ने एंड गैबलर ने। किसने लिखा था? ये ओसबोर्ने और गैबलर ने। अगला क्वेश्चन ये है कि हम किसको जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं? तो जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके फादर हम बोलते हैं फ्रेड रिग्स को। किसको बोलते हैं? फ्रेड रिग्स को। अगला क्वेश्चन ये है, इन 1989 द वर्ल्ड बैंक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड गवर्नेंस। 1989 में वर्ल्ड बैंक ने कॉन्सेप्ट दिया गवर्नेंस का इन द कंटेक्स्ट ऑफ कौन सा नेशन? सब सहारन अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका के बारे अफ्रीका कहाँ पे जो है कंसेप्ट दिया गवर्नेंस का? सब सहारन अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन ये है कि बजट ना एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये दी थी रेनो स्टॉर्म ने। रेनो स्टॉर्म ने बजट की डेफिनेशन क्या दी थी? बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि हीगल जो है, हीगल उसने कौन कौन सी बातें कही हैं? तो हीगल ने कही है स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ।
स्टेट जो है, जो हमारी कंट्री है, वो एक मार्च है गॉड का इस धरती पे। और हीगल ने ये भी कहा है कि हीगल रिगार्डेड विमेन एज इन्फीरियर, हीगल ने औरतों को इन्फीरियर कहा विद लेस रीजनिंग एबिलिटीज़, किन के अंदर जो है लेस रीजनिंग एबिलिटीज़ होती है। ये बातें किसने कही है? हीगल ने कही है। हीगल ने क्या क्या बातें कही है? हीगल ने कही है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। हीगल ने कहा है हीगल रिगार्डेड विमेन एज इन्फीरियर विद लेस रीजनिंग एबिलिटीज़। आगे क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द शिकागो स्कूल इकोनॉमिस्ट्स। शिकागो स्कूल इकोनॉमिस्ट्स में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो कौन सा है? तो प्रोमिनेंट जो है वो है मिल्टन फ्राइडमैन। कौन है? मिल्टन फ्राइडमैन। आगे ये बताओगे हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बात किसने कही थी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकम्प्लिशमेंट है पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का? तो ये बात कही है वुडरो विल्सन ने। किसने कही है? ये वुडरो विल्सन ने। हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स? तो ये है वुडरो विल्सन। आगे क्वेश्चन ये है व्हाट आर द सेंट्रल बिलीफ्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का सेंट्रल बिलीफ क्या होता है? ट्रेडिशन, हिरार्की एंड अथॉरिटी। ट्रेडिशन, हिरार्की एंड अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा एस्पेक्ट जो है डिफेंड जो है जेएस मिल के द्वारा किया जाता है? तो जेएस मिल जो है जिन स्टेटमेंट्स को, जिन एस्पेक्ट्स को डिफेंड करते हैं वो है द राइट्स ऑफ विमेन और मैरिड विमेंस प्रॉपर्टी बिल। द राइट ऑफ विमेन एंड मैरिड विमेंस प्रॉपर्टी बिल के ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये डिफेंड किए जाते हैं जेएस मिल के द्वारा। उसके बाद आप ये बताओ कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में कौन सी बात गलत है? पहले तो हम ये देख लेते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो कहती क्या है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऐसे देखना चाहिए, सोशल सिस्टम है वो, समाज का सिस्टम है वो। वर्कर्स और ह्यूमन बींग्स विद ऑल ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स। ये जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं विद ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स। उनके अंदर ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है सोशल एथिक्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो सोशल एथिक्स होता है बजाय कि इंडिविजुअल एथिक्स के। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में जो चीज़ गलत है वो बताओ कौन सा है? इनफॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट। ये बात बिल्कुल गलत है। इनफॉर्मल एलिमेंट्स क्यों नहीं रोल प्ले करते हैं? करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी। अब देखिए दो तरह की लिबर्टी होती है, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरी होती है हमारी नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में कोई रोक टोक नहीं होती है। पॉजिटिव लिबर्टी में ये होता है कि कुछ सर्टेन लिमिट होती है, जैसे कि 18 साल से कम का बच्चा जो है वो ड्राइव नहीं करेगा, ड्राइव करेगा तो कौन कौन से जो है मतलब नियम और कानून होंगे। तो इस तरीके की पॉजिटिव लिबर्टी दी जाती है ताकि बच्चे का जो है सही विकास हो सके, या इंसानों का या किसी का भी जो है पॉजिटिव लिबर्टी जो है अच्छी चीज़ होती है। नेगेटिव लिबर्टी जो है वो हद से ज़्यादा फ्रीडम जो है वो नुकसानदायक होती है, अति किसी भी चीज़ की हानिकारक होती है। तो यहाँ पे ये बताओ कि जो है सपोर्टर्स कौन कौन से हैं पॉजिटिव लिबर्टी का? तो जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो है टी.एच. ग्रीन, हैरोल्ड लास्की। ठीक है, हैरोल्ड लास्की और टी.एच. ग्रीन, ये तो जो है हमारे पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक नहीं है वो कौन सा है? तो एक तो जॉन लॉके है और एक जेरेमी बेंथम है। तो जॉन लॉके और जेरेमी बेंथम ये दोनों ही जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक, सपोर्टर्स नहीं हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में कौन सी बात सही है? राजा राम मोहन रॉय को आप जानते ही होंगे, वो एक मतलब उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया था किसको? उपनिषद को। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द उपनिषद। वो जो है इन्फ्लुएंस हुए थे उपनिषद के द्वारा। उपनिषद मीन्स क्या होता है? गुरु के समीप बैठ के ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना। उप मीन्स होता है निषद, मतलब थोड़ा समीप आके बैठ के जो है पढ़ाई करना, दैट इज नोन एज उपनिषद। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द राजा राम मोहन रॉय आर ट्रू। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जोन सी बातें ठीक है वो बताओ एक बार। तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द उपनिषद, उपनिषदों के द्वारा जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे। ही वॉज अ रैशनलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ मोनोथीज्म। वो जो है एकेश्वरवाद, एक ही भगवान में बिलीव करते थे और सबको भी कहते थे कि एक ही भगवान में विश्वास करो। ही वॉज अ रैशनलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ मोनोथीज्म। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटेरियनिज्म एडवोकेटेड बाय द क्रिश्चियनिटी। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटेरियनिज्म एडवोकेटेड बाय द क्रिश्चियनिटी। तो ये बातें राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही थी। अब आप आगे बताओ कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सी बातें ठीक है? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो चीज़ ठीक है वो ये है कि ही एनविजन्ड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। बाल गंगाधर तिलक ने जो है एनविजन किया फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट पे। ही वॉज बोथ अ रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट। वो बिल्कुल बेचैन राष्ट्रवादी भी था और साथ में एक रियलिस्ट भी था। ठीक है, और ही प्रेफर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल रिफॉर्म। उसने जो है पॉलिटिकली फ्रीडम को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी एज कम्पेयर टू सोशल। ही प्रेफर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल रिफॉर्म के बजाय। अब उसके बाद फॉर तिलक, जो बाल गंगाधर
तिलक थे, पॉलिटिकल लिबरेशन एंड राइट्स कैन बी अचीव्ड थ्रू द डायरेक्ट एक्शन एंड प्रेशर। वो जो है कहते थे कि हमें लिबर्टी जो है, राइट्स जो है वो तभी मिलेंगे जब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे और प्रेशर बनाएंगे। उसके बाद ये बताओ, सर ऑरोबिंदो कंसीव्स नेशनलिज्म एज, सर ऑरोबिंदो जो थे उसको जो है नेशनलिज्म कैसे कैसे कंसीव हुआ? तो देखिए नेशनलिज्म उनको कैसे कंसीव हुआ, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, अ नेशन एज एन ऑर्गेनिज्म, और नेशनलिज्म एज अ रिलीजियस एस्पिरेशन एंड मोरल एटीट्यूड। उसके बाद ये बताओ कि जो प्री रिक्वेस्टी है कंपैरेटिव मेथड की वो कौन कौन सी है, एक बार बताओ तो। कंसेप्चुअल framework as a factor in unit selection, conceptual framework as a factor in unit selection, और comparable conceptual issues as a focus of inquiry, और definition of the focus of the inquiry। उसके बाद आप next question ये बताओ, which of the following are related to the Carl W. Dweck's approach of the communication in the comparative politics। तो political system is like a machine working on the basis of information, कि हमारा जो political system है वो एक मशीन की तरह है जो कि information के बेसिस पे जो है काम करता है। ये बताओ कार्ल डब्ल्यू ड्यूट्स अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हमें चीज़ें सही सही बतानी है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक अ मशीन वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड इन हिज थ्योरी होमियोस्टेसिस इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर द डायनेमिज्म। In his theory, homeostasis instead of equilibrium is used for the dynamism। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा जो है रीज़न है एमर्जेंस ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म का। न्यू कॉलोनियलिज्म उभरा एकदम से, उसका एमर्जेंस, उसका रीज़न, उसका कारण, उसका कोज क्या था? तो उसका कोज ये था वीकेंड पोजिशन ऑफ यूरोपियन पावर्स, क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स थी वो क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। राइज ऑफ कॉन्शियसनेस अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म, कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा चेतना का जो है उदय हो गया था अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हो गए थे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर गिवन इन द यूएन चार्टर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। यूएन चार्टर में जो है कौन सी फीचर्स जो है वो दी गई है प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, मतलब शांति को बरकरार रखने के लिए। तो पीस मेकिंग प्रोसीजर इज गिवन इन द चैप्टर 6 फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, कि जो पीस मेकिंग प्रोसीजर है वो दिया गया है चैप्टर 6 में पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए। और पीस एनफोर्समेंट इज गिवन इन द चैप्टर 7 फॉर द कोर्सिव सेटलमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स। सो दिस इज डन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, ये बताओ ऑथर दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है बुक्स दे रखी है। तो जो लॉर्ड ब्राइसे है, लॉर्ड ब्राइसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज, लॉर्ड ब्राइसे एक ऑथर है और मॉडर्न डेमोक्रेसीज उसने बुक लिखी है। लॉर्ड ब्राइसे किसकी बुक है? मॉडर्न डेमोक्रेसी। ओहो, लॉर्ड ब्राइसे जो है ये ऑथर किसका है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज का। मॉडर्न डेमोक्रेसीज बुक किसने लिखी है? लॉर्ड ब्राइसे ने। किसने लिखी है? लॉर्ड ब्राइसे ने। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये बुक किसने लिखी है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है ये ग्राहम वेलेसे ने लिखी है। किसने लिखी है? ग्राहम वेलेसे ने। उसके बाद ये नेक्स्ट बताओ कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गैब्रियल आलमंड ने। किसने लिखी है? ये गैब्रियल आलमंड ने। उसके बाद नेक्स्ट जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये बात किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चार्ल्स ए मैरियम ने। किसने लिखी है? चार्ल्स ई मैरियम ने। अगला क्वेश्चन ये है कि सोल्ट फर्स्ट जो है 1972 में, सोल्ट सेकंड जो है ये है 1979 में, और स्टार्ट फर्स्ट जो है ये है 1990 में, और INF ट्रीटी जो है ये है 1987 में। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ एसेंशियल फीचर्स दे रखा है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, कैबिनेट गवर्नमेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स करता है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स है। और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या करता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद ये बताओ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है 2020 में हुआ था। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो है ये 2005 में हुआ था। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप्स जो है ये 2002 में हुआ था। नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये जो है 2004 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो है रविंद्र रे जो है द नक्सलाइटीज एंड देयर आइडियोलॉजी, रविंद्र रे जो है द नक्सलाइटीज एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार रॉय जो है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। एंड कैरोले स्प्रे जो है ये क्या है? जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। और संजय कुमार जो है ये क्या है? संजय कुमार इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बताओ डिसीजन मेकिंग जो है ये हर्बर्ट साइमन, और ये इकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये फ्रिड रिग्स, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये है
हमारा मिनोव ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, मिनोव ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये है एडवर्ड वाइडनर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये है 1999 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये है 1934 में। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है ये किसमें है 2003 में, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कौन सा है 1988 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बताओ कि फेमिनिस्ट मूवमेंट अंडर डिफरेंट स्टेजेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये लगाओ। आइडियोलॉजिकल फोकस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट अंडर द डिफरेंट स्टेजेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। तो फोकस ऑन द राइट टू वोट फॉर द वुमेन, फोकस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, फोकस ऑन द कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट, फोकस ऑन द इको फेमिनिज्म, ये सारी बातें जो है वो सही थी। आगे क्वेश्चन ये है कि हाना अरेंडेट का जो वर्क है, हाना अरेंडेट ने जो जो काम करे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो हाना अरेंडेट ने जो काम करे हैं वो है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन, ऑन वायलेंस, ये सारी बातें हाना अरेंडेट ने करी हैं। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के जो बुक लिखी है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो भीमराव अंबेडकर ने जो बुक लिखी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, फिर द बुद्ध एंड इज धमा, द बुद्ध एंड इज धमा। उसके बाद नेक्स्ट जो है गांधी एंड गांधीजम, ये सारी बुक लिखी है किसने भीमराव अंबेडकर ने। आगे क्वेश्चन ये है कि कौन सी बुक्स जो है मतलब बुक्स को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ जब वो पब्लिश हुई थी उस हिसाब से। सो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय ए.एफ. बेनेटली, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय ए.एफ. बेंटली, फिर मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बाय द रॉबर्ट ए. डाहल, फिर उसके बाद अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ बाय डेविड ईस्टन, फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस बाय जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अरेंज करना है इंटरनेशनल ट्रीटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेंस्ट, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, फिर उसके बाद चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइमन कमीशन क्या है, फिर सॉरी देखिए सबसे पहले है साइमन कमीशन, फिर है उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर है उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, फिर है हमारा कॉमनल अवार्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है एग्रीमेंट्स जो हुए हैं इंडिया के द्वारा उनका जो अपीयरेंस है उनको ऑर्डर में जो है लगाना है। तो सबसे पहले है मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी, मॉस्को बैंड ट्रीटी के बाद जो है ताशकेंत एग्रीमेंट, फिर उसके बाद है इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो हमारा भीमराव अंबेडकर है ही वॉज द क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, भीमराव अंबेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नीदर हैव लेजिस्लेटिव पावर नॉर एग्जीक्यूटिव पावर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म अकॉर्डिंग टू द अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई है, भीमराव अंबेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स नीदर हैव लेजिस्लेटिव पावर नॉर एग्जीक्यूटिव पावर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म अकॉर्डिंग टू द अंबेडकर। आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे जॉन लोके वॉज पोर्ट्रेड एज पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट और जॉन लोके वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट्स। इधर जो है ये असर्शन और रीजन जो है दोनों ही करेक्ट, एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, मतलब आपस में ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें ठीक है जो बोल रहे हैं। जॉन लोके वॉज पोर्ट्रेड एज अ पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट एंड जॉन लोके वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग द इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, ये बताओ यहाँ पे Issues of peace and security are decided by 2/3 majority including 5 permanent members by the UN Security Council। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे, इश्यूज ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात ठीक है। बाकी जो चीज़ गलत है वो ये है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट्स ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन द एडिकेट मैनर इन लाइट, मतलब ये बात गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बताओ यहाँ पे फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेशन को लगाना है, लेबर यूनियंस जो बनी थी उनको ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले जो है भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के बाद INTUC, फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, फिर उसके बाद जो है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेंजीज लाइकर्ट हैज आइडेंटिफाइड 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरेंज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, फिर उसके बाद हो जाएगा बेनिवोलेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कंसल्टेटिव लीडरशिप, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टिसिपेटिव। क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेटिव। आगे क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो ड्रोड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन एंड डाई थॉमस आर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, फिर उसके बाद एंडरसन जेम्स ई पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड फिर उसके बाद भट्टाचार्य मोहित न्यू हॉरिजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बट विशेज टू रिटेन द ऑप्शन ऑफ
credible minimum deterrence. And Indian nuclear policy is rooted to meet both its global and regional concerns. दोनों ही बातें जो है वो क्या है, सही है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे कि इंडिया इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस इन विच सेंटर अग्रीड टू डिवोल्व द पावर फॉर होल्डिंग द फेडरल यूनिट्स टुगेदर. तो ये बात क्या है, ठीक है. उसके बाद दिस सिमेट्री ऑफ पावर डिवीजन अलॉन्ग विद द एरा ऑफ कोलिशंस एंड वीकर गवर्नमेंट्स एट सेंटर लेड टू असर्शंस फॉर द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी बाय द स्टेट्स. बात ठीक है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सही. उसके बाद देखो यहाँ पे पहले पैसेज पढ़ो, फिर उसके बाद पैसेज के पढ़ने के बाद क्वेश्चन के उत्तर देने हैं. तो लाइक इन मैनी अदर एरियाज इवन विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ वुमेन मैक्स made Hegel the starting point. Hegel regarded women as inferior with less reasoning abilities. Seeing the natural differences between men and women as immutable, Marx did not say much on the role and position of women. He took it for granted that socialism would bring about their emancipation. In the German ideology and the capital, he spoke of the natural and spontaneous division of labor within the family. The natural relationship paved the way for the social one, and the first property relationship was the one when the man regarded his wife and children as his slaves. The man had power over them and could do with their labor as he chose. Though Marx did not explain how this came about, Marx did not focus his attention on the position and role of women. Engels in the Origins provided a materialist's account of the origins of patriarchy and linked women's subordination with the rise of private property. In the Holy Family, Marx and Engels observed that the degree of emancipation of women could be used as a standard by which one could measure general emancipation. Marx reiterated this view in a letter to Dr. L. Kugelman in 1868 that social progress could be assessed exactly by the social position of the women. In 1845, Marx warned against treating the family regardless of its specific historic setting. In his criticism of Marx, Stirner 1805 to 1856, he observed that it was a misconception to speak of the family without qualification. Historically, the bourgeois endowed the family with the characteristics of the bourgeois family, whose ties were boredom and money. According to the Karl Marx, women emancipation can be judged from which of the following? General emancipation. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, why debate on the Indian diaspora got prominence for India's foreign policy makers? तो compulsions of the globalization process in the India. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे कि prior to the Marx which political thinker had a gender bias in his or her writing? तो वो है हीगल. कौन है वो? हीगल है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, राइट द फुल नेम ऑफ द एंजल्स बुक ओरिजिन्स. जो एंजल की बुक है ओरिजिन्स, उसका पूरा नाम लिखो. द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट. द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन विज़ फैमिली कैन बी जज्ड बाय विच नेचर ऑफ द फैमिली, हिस्टोरिकल सेटिंग. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, what has been the general understanding about the women's emancipation under the Marxian philosophy? Marx did not analyze the women's conditions beyond the socialism. उसके बाद फिर से जो है अगला जो क्वेश्चन है वो आ गया फिर से हमारा पैसेज पढ़ने वाला. So over the course of the 1990s, the question of the Indian state's relationship to the diaspora, formerly treated as more or less settled, once again came to the forefront of policy debates. Developments within diaspora communities, particularly in the United States, served to facilitate this process. Chief among them was the creation of the Global Organization of the People of Indian Origin, GOPIO, in 1989, and the establishment of the Indian Caucus within the US Congress in 1993, while the former served to provide a semblance of the coherence to the interests of the variegated community, and the later suggested the potential for at least a section among the Indian diaspora to be conscious political actors in their adopted homeland. GOPIO member, for instance, kept alive the question of the institutional recognition of the special place of the diaspora by the idea of the person of Indian origin card in their meetings with the Indian government representatives in the mid-1990s. Within the United States, politically active lobbyists of the Indian origin became de facto spokesperson for then Indian government, particularly in the aftermath of the nuclear tests of 1998. The support of these groups in the mitigating the post-tests economic sanctions imposed by the United States, along with their enthusiastic response
to the resurgent Indian bonds issued by the Indian government in the immediate aftermath of the nuclear tests as a measure to withstand the sanctions was cited as an important indication of the continued commitment of the diaspora to the homeland. It was a commitment that, according to the Indian government, needed to be officially recognized in the new millennium. What has been the task of the Global Organization of the People of Indian Origin, GOPIO, representing articulated interests of the various people of the India origin? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ द इंडिया क्याउकस टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसी मेकिंग टुवर्ड इंडिया? उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव द आइडिया ऑफ इशूइंग पीआईओ कार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOPIO? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई PIO गोट सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 1990s पोखरन सेकंड एंड अमेरिकन सैंक्शंस? उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? नो राइट्स कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट? उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म बिलीव? सोशल लिबरलिज्म, पॉजिटिव फ्रीडम, क्रेडल टू ग्रेव, वेलफेयर? और जो नोट बिलीव, इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नोट बिलीव, तो वो है minimal state. We are witnessing the end of history as such that it is the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. Whose thesis is this? तो ये thesis किसकी है ऐसी? फ्रांसिस फुकुयामा की. किसकी है ये? फ्रांसिस फुकुयामा की. How was early liberalism characterized by the C.B. Macpherson? Possessive liberalism. Which one of the following theories is not related to the Marx? कौन सा थ्योरी जो है वो मार्क्स से रिलेटेड नहीं है? Origin of the family, private property and the state, ये नहीं है रिलेटेड मार्क्स से. बाकी जो चीज रिलेटेड है मार्क्स से वो कौन सी है? थ्योरी ऑफ एलियनिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटेड दैट लाइफ इज अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर फॉर द पावर अमंग द आफ्टर द पावर दैट सीजथ ओनली इन डेथ? तो वो है होब्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन? कौन सा जो है वो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन का मेंबर नहीं है इंडिया? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स NSG का नहीं है. बाकी जिसका है वो किसका है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन MTCR का, और वाजिनर अरेंजमेंट WA का, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG का. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इशू रिलेटेड टू द न्यू रिलीज्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? कौन सा जो है वो कोर इशू नहीं है related to the neo-realist theory of international relations? तो states are always engaged in the process of monopoly capitalism, ये वाला जो है कोर इशू नहीं है. बाकी जो कोर इशू है वो क्या है? actors react in an anarchical environment or structure is a major determinant of the actors behavior, or distrust and fear among the actors creates problem of the security dilemma. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which one of the following is not a feature of the sustainable development? sustainable development का कौन सा फीचर नहीं है? तो ये unrestrained development, ये जो है हमारा sustainable development का फीचर नहीं है. बाकी जो sustainable development का फीचर है वो कौन सा है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशनल इक्विटी और डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स फॉर द फ्यूचर. ये सारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन. क्या नाम है उसका? मैकमोहन लाइन. उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट? जब प्रेसिडेंट की सीट खाली हो तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कितने टाइम तक जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है? तो वो है 6 मंथ्स. कितने टाइम तक कर सकता है? 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो तो. उसके बाद द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन. कब आया था वो? 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया था. उसके बाद by which constitutional amendment the word socialist, secular and integrative were incorporated in our constitution? socialist, secular और integrative ये तीनों वर्ड जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो इनकॉर्पोरेट करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है 42nd अमेंडमेंट. कौन सा है वो? 42nd अमेंडमेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट? कौन सा जो है वो लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है? तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये वाला जो फंक्शन है लोकल गवर्नमेंट का नहीं है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बाकी है कौन सा? फिर लोकल गवर्नमेंट का काम है पब्लिक हेल्थ का, सैनिटेशन का, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का. उसके बाद लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम. इंडिया में जो लेबर मूवमेंट होते हैं, लो मेंबरशिप होते हैं, वीक फाइनेंसेस होते हैं और मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन होती है. उसके बाद ये बताओ, MC ग्रेजर इन हिज सेलिब्रेटेड टेक्स्ट द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज हैज गिवन हिज फेमस थ्योरेटिकल असम्पशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट असम्पशन? तो वो होगा द एवरेज ह्यूमन बीइंग विद द रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड एंड विशेस टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न. उसके बाद द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर द प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनेट एंटीपैथी टू वर्क विच ही विल अवॉइड इफ ही कैन
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परफॉर्मेंस बजट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल अ गवर्नमेंट एंटाइटी इज मीटिंग इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। तो वो है, इट रिक्वायर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लेवल्स एंड द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इन इज मेजर्ड एंड द quality of the results or the quality of or the results of that work is measured and this impacts how much money a department will receive in the future। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस्ड आइडियाज ऑफ मैरी फोलेट। तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक टेरर। ब्यूरोक्रेटिक टेरर जो है वो है हना अरेंडेट और कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो हो जाएगा मेओ जेडोंग और अपार्थाइड जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स फेनोन और एलेगोरी ऑफ केव्स जो है वो क्या हो जाएगा प्लेटो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, फतावा ए जहांदारी। फतावा ए जहांदारी जो है वो हो जाएगा जिया बर्नी। ये एक तरफ जो है बुक्स दे रखी है, दूसरी तरफ जो है ऑथर दे रखे हैं। तो फतवा ए जहांदरी जो है ये हो जाएगा जिया बर्नी। और थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। और इंडिया इंडिपेंडेंट ये क्या हो जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट ये हो जाएगा चार्ल्स बैटलहेम। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिसीज़ ये क्या हो जाएगा, एम एन रॉय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा जो है हमारा पार्ट नहीं है पॉलिटिकल फिलोसफी का, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पॉलिटिकल फिलोसफी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो कंसिडरेशन ऑफ मैन एज द एटम्स ये नहीं है। बाकी जो है वो है कल्चरल नेशनलिज्म भी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी विल गेट नथिंग बाय अपीलिंग टू और शाउटिंग होवर्स इन द ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। हु सेड दिस, ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने कही है। किसने कही है, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। पेरियार ईवी रामास्वामी जो है वो आर्ग्यू करते हैं किसके फेवर में, ह्यूमन डिग्निटी के फेवर में। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इंटरेस्ट्स, आर्टिकुलेशन फंक्शंस एंड अदर इकोनॉमिक ग्रुप्स फंक्शंस। तो वो हो जाएगा आलमंड एंड कोलमैन। क्या हो जाएगा, आलमंड एंड कोलमैन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। It is influenced by the Marxian idea of the accumulation of the wealth, and on the basis of wealth accumulation the world is divided between core, periphery and semi periphery। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर डेटेड 24 अगस्त 2017 इन जस्टिस के एस पुलता स्वामी retired as versus Union of India declared that the right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under the Article 21 and as a part of the freedoms। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following statements regarding the citizenship in India is not correct। तो इंडिया के बारे में जो सिटीजनशिप इंडिया के बारे में जो चीज़ सही नहीं है वो ये है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन साइमल्टेनियसली बी द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है सिटीजनशिप से रिलेटेड वो ये है कि सिटीजनशिप प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। अ पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द प्रोविजंस pertaining to the acquisition and termination of the citizenship। Which one of the following is not a function of the political parties? कौन सा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन नहीं है। टू कंट्रोल द जुडिशरी ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है, फिर फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अल्टरनेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पब्लिक। ये सारे काम जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी करती है। लीडर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वर इन्वाइटेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वेयरिंग इन द सेरेमनी इन 2014। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को इन्वाइट किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वेयरिंग सेरेमनी हो रही थी 2014 में? तो ये था सार्क। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी ये, सार्क ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द इंडियन डायस्पोरा अंडर द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम। कौन सा जो है प्रोवाइड नहीं करा गया है, पॉलिटिकल राइट्स एज सिटीजन्स वो उनको नहीं दिया गया है। बाकी जो चीज़ दी गई है वो है राइट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल राइट्स एंड टू के बार द लाइफ टाइम वीजा, ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर और आर वेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। उसके बाद हु अमंगस्ट द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर ये किसने लिखी है, ये लिखी है मिकाएवेली ने। किसने लिखी है ये, मिकाएवेली ने। Revolutionary violence is not just cathartic but it also allows the colonial subjects to recreate themselves. Whose statement is this?
तो ये बात किसकी है, फ्रेंड्स फेनोन की। किसकी है ये, फ्रेंड्स फेनोन की। हु कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी एज द स्टेट्स कॉन्शियसनेस, किसने ब्यूरोक्रेसी को जो है स्टेट्स कॉन्शियसनेस की तरह जो है कंसिडर किया है, तो वो है हमारे मार्क्स। कौन है ये, मार्क्स है। विच एग्रीमेंट ऑफ द डिफेंस कॉपरेशन वॉज साइंड बाय द इंडिया विद यूएसए इन 2020, तो ये हो जाएगा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। आगे क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द रिजाइम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो वो हो जाएगा इट इज़ एन अटेम्प्ट फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ द रूल governed behavior in the anarchic international system and they have been defined by the principles, norms, rules and decision making procedures। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, Which of the following are the schools of the new rights ideology, तो ऑस्ट्रियन स्कूल एंड शिकागो स्कूल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैथराइने मैकिनोन, ये हो जाएगा टूवर्ड्स द फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, एंड सुसान मोलर ओकिन, ये क्या हो जाएगा, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, एंड एस फायरस्टोन जो है ये क्या हो जाएगा, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, एंड बेल हुक जो है ये क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट इज फॉर एवरीबॉडी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो फीचर्स हैं वो है वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट, कल्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। हु अमंग द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स एडेड द कंसेप्ट ऑफ सेमी पेरिफ्री, तो ये हो जाएगा हमारा इमैनुअल वॉलरस्टेन, क्या हो जाएगा, इमैनुअल वॉलरस्टेन। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर ट्रू, तो इंडिया हैज साइंड द लैंड बाउंड्री agreement with Bangladesh in 2015. India has signed a strategic partnership agreement with Afghanistan in 2011, and in India's foreign policy, Indira doctrines related to it equates India's security with that of the South Asia, and any interference in the South Asian region will be considered a threat of India's security। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंस कमीशन, कौन सी बात जो है गलत है फाइनेंस कमीशन के बारे में। सो फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, तो ये बात जो है वो गलत है फाइनेंस कमीशन के बारे में। और साथ में फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशंस टू द पार्लियामेंट, ये बात भी क्या है, गलत है। फिर जो चीज़ ठीक है वो क्या है फाइनेंस कमीशन के बारे में ठीक है, वो है द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा, तो एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल एंड टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Which of the following are the issues of debate in the electoral politics, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वन नेशन वन इलेक्शन, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द 2 children norm for the eligibility to contest the local elections।